गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पॉलिटी के इस चैप्टर में मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 1924 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 1924 तक जितने भी आर्टिकल हैं सबके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने इनमें देखा है कि सबसे पहले हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जो जो समता का अधिकार है। जो समता का अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था, समता का अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने 14 के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये बोला गया था कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण जो है आर्टिकल 14 में आता है। उसके बाद अगर मैं आर्टिकल 15 की बात करूं तो आर्टिकल 15 के बारे में हमने ये पढ़ा था कि धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर जो प्रतिषेध है कि किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 15 में बोला गया है। और आर्टिकल 16 में हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है कि लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता होगी, उसमें कुछ भी नहीं देखा जाएगा, कुछ भी उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 17 में हमने पढ़ा था जो क्या होता है कि छुआछूत का अंत, अपारगता का अंत के बारे में हमने आर्टिकल 17 में पढ़ा था। और जो आर्टिकल 18 में पढ़ा था कि जो उपाधियों के अंत के बारे में आर्टिकल 18 में पढ़ा था, जिसमें ये बोला गया था कि जो सेना और विद्या के अलावा जितनी भी उपाधियाँ होती हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। तो ये सारे आर्टिकल हमने पढ़े हैं। और जो पहला इसका, अगर मैं इसकी मौलिक अधिकारों की बात करूं तो जो समता का अधिकार है, समता का अधिकार है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जो स्वतंत्रता का अधिकार, और दूसरा होता है जो शोषण का विरुद्ध अधिकार जो होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके हम जानते हैं जो सारे आर्टिकल होते हैं। क्योंकि अब हम देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो आर्टिकल 19 क्या कहता है। इसमें ये बोला जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें बोली गई है। इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति, क्या होता है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर भारत को या खुद को समृद्ध बनाना है तो उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो इसमें ये बोला जाता है कि आर्टिकल 19 ये कहता है कि कोई व्यक्ति है उसको कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हम दे सकते हैं जिससे वह खुद की भी अभिव्यक्ति कर पाए और देश की भी अभिव्यक्ति कर पाए। तो इस प्रकार से जो आर्टिकल 19 है इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि किस तरीके से भारत का एक नागरिक अपने अधिकारों को कैसे जो संरक्षित कर पाए और कैसे अपना जीवन यापन कर पाए, इसके बारे में बात करता है। तो इसमें जो पहले का, अगर मैं पहले की बात करूं तो 19 का जो का कहता है, ये कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये वो हो जाता है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का। इसमें ये बोला जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता आपको होगी, कि आप इसमें इसमें जो बोला जाता है कि जो प्रेस प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो यहीं से मिली है प्रेस को। तो बोलने की स्वतंत्रता इसमें होगी। इसके बाद ये होता है कि शांतिपूर्ण या निरायुध जो सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है वो इसमें होती है। अगर किसी को संघ या कोई संगठन बनाना है तो जो क्या होता है कि आर्टिकल 19 का जो गा कहता है, तो ये संगम या संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल गा कहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की जो स्वतंत्रता है वो इसमें कहता है घा में। अगर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी कहीं भी निवास करने की जो स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, वो इसमें बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आजीविका, व्यापार, कारोबार करना चाहता है तो आजीविका की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के घा मतलब छा में बोलता है। तो इसको हम ए बोल सकते हैं, इसको ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ए क्या बोलता है कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये होता है कि बोलने की स्वतंत्रता हमें मिलती है आर्टिकल 19 के ए से। बी क्या कहता है, शांतिपूर्ण या मतलब कहीं भी जो शांतिपूर्ण जो सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 का बी कहता है। 19 का सी ए कहता है कि कहीं भी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता जो होती है वो 19 का सी बोलता है। और जो 19 का डी कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जो घूमने की जो स्वतंत्रता होती है वो आर्टिकल 19 का डी बोलता है। 19 का जो ई बोलता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी स्थान पर जो बसने की स्वतंत्रता होती है वो ई बोलता है। और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी
जीवन यापन या मतलब काम करने की जो स्वतंत्रता होती है वो एफ बोलती है। तो जो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वो ये बताई गई हैं। अब मैं ये बात करता हूँ कि आर्टिकल 20 क्या कहता है। कि क्या होता है कि कोई किसी व्यक्ति ने कोई अगर अपराध किया है तो उसके लिए उसको कैसे संरक्षित किया जाएगा। तो इसमें ये बोला जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जब तक उसके ऊपर अपराध अगर घोषित नहीं हो जाता तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपराधी घोषित की मतलब हो गया हो, अगर कोई व्यक्ति अपराधी हो गया हो घोषित, या उसको सज़ा उसको मिल गई हो, तो उसको उस टाइम के हिसाब से जो सज़ा निर्धारित है उसी के हिसाब से सज़ा दी जाएगी, ना कि बाद वाले किसी भी कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये मानूँ कि जैसे आज हमारे यहाँ पे आईपीसी की धारा जो 302 है, अगर किसी ने किसी का अगर मर्डर कर दिया तो अगर उसको मान लो आज की सज़ा मान लो 20 साल है, मान लो 20 ईयर की उसने सज़ा भुगती। लेकिन कल को मान लो अगर 2 दिन बाद ही कोई संसद में ऐसा लॉ मतलब पारित हो जाए जिसमें ये बोला जाए कि कोई व्यक्ति अगर किसी का कत्ल करता है, किसी का मर्डर करता है तो उसे फांसी की सज़ा होगी। तो ये आप ये मान लो कि ये जो सज़ा है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसके टाइम पे जो सज़ा 2 दिन पहले जो सज़ा थी वो 20 साल की सज़ा थी। तो ये 20 साल की सज़ा जैसे ही पूरी करेगा ये जेल से छूट जाएगा। लेकिन अगर ये कोई व्यक्ति इसके बाद अगर करता है तो उसको फिर ये सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसमें फिर आगे ये बोलता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति को आपने एक ही सज़ा, मान लो कि कोई व्यक्ति ने चोरी की एक बार तो उसको सज़ा मिल गई मान लो 6 महीने की, साल भर की या 2 साल की। लेकिन फिर उसको सेम केस के लिए आप उठा के ले जाओ तो ऐसा नहीं होगा। उसको एक एक बार एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है, बार बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता। और जो इसमें 20वें का ये जो थर्ड सी बोलता है कि मतलब किसी अपराध के लिए कोई अगर व्यक्ति अगर दंडित किया गया हो तो वह इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि खुद के प्रति गवाही दे या खुद के लिए बोले कि हाँ मैंने ही अपराध किया है। तो इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट उसको बाध्य नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति ये मतलब कोई भी गवर्नमेंट ये कह नहीं सकती कि अपने लिए खुद को मतलब गवाह बनाओ। तो ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 20 है ये बताया गया है कि अपराधों से कैसे बचें। और इसमें जो अगर मैं स्वतंत्रता के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर मैं इस वाले आर्टिकल की बात करूं तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे देश में अगर आपातकाल लग जाता है, आपातकाल लगता है तब भी इसको खारिज नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूं तो उसको भी आपातकाल के दौर पे उसको निरस्त किया जा सकता है। लेकिन ये वाले अधिकार को, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो जीवन का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें हमेशा जिंदा रहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं कि इसमें ये भी बोला जाता है कि जो निजता का अधिकार है, इसमें ये बोला जाता है कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार इसमें शामिल होता है। आजीविका का अधिकार होता है, स्वास्थ्य का अधिकार होता है कि हमें जो हेल्थ है, जो हमें जो जितने हमारे मेडिकल जो हमें चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो भी गवर्नमेंट हमें उपलब्ध करवाएगी, वे हमारे मौलिक अधिकारों में आते हैं। इसमें हमने प्रदूषित जो प्रदूषण मुक्त जो हवा होती है उसका भी हमें अधिकार होता है कि गवर्नमेंट का ये काम होगा कि वो हमें एक साफ़ हवा मुहैया करवाएगी। इसलिए हम वनों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। विदेश जाने का जो अधिकार है वो भी इसमें शामिल है। एकांत का अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति एकांत में बैठा है तो उसके प्रति आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो ये सारे जो अधिकार हैं इसमें शामिल होते हैं। अगर कोई क्या होता है कि एकांत एकांत जो कारावास के खिलाफ अधिकार है, कोई व्यक्ति के साथ आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई सज़ा मिली है तो उससे ये कह सकते हो कि उसको अकेली जेल में रख दो, सिर्फ अकेला व्यक्ति रहे। तो ऐसा नहीं, ऐसी सज़ा भी नहीं उसको दी जा सकती, उसको लोगों के साथ में रखा जाएगा, क्योंकि यह उसके मौलिक अधिकारों में से एक है। और इसमें ये बोला बोला जाता है कि क्या होता है, आश्रय का अधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो अगर ठंड में है तो उसे सिकुड़ के मर ही जाए। तो उसे हमने हमने ये देखा कि हर जो ज़िला में कुछ शेल्टर हाउस बुले बने होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ठंड है, कुछ भी ऐसा है, तो उनको जो सरकार है संरक्षित करेगी। और हिरासत में मृत्यु के खिलाफ अधिकार है कि अगर हिरासत में कोई ऐसी जगह में ना रखा जाए कि इतनी बुरी जगह हो कि वहाँ पे उसकी मृत्यु ही हो जाए, तो यहाँ पे जो जेल हैं उनको भी बहुत
बहुत ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे उसके जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उनका पूरा हनन ही ना हो जाए, उसकी मृत्यु ही ना हो जाए। तो इसकी बात किया जा सकती है। इसमें ये बोला जाता है कि सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार होता है कि आप सार्वजनिक जगह पे कि क्या होता है कि जैसे हमने बहुत सारी जगहों में हमने देखा है कि क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को पत्थर मार मार के मार दिया। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति को सार्वजनिक जगह पर इस तरीके से कोई भी उसको दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इसमें बोला जाता है। इसमें यह बोला जाता है कि इसमें ये बोला जाता है कि गर्मियापूर्ण जो जीवन का अधिकार भी है इसमें शामिल है। और इसमें जो प्राइवेसी का अधिकार है, पुट्टास्वामी केस 2016 में जो आया था उसमें प्राइवेसी वाला जो अधिकार है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये सारे जो अधिकार हैं हमें मतलब न्यायालय द्वारा हमें मिले हैं, जो हमारे भारतीय संविधान द्वारा यह घोषित करता है कि हमें ये सारे जो अधिकार हमें दिए जाएँ। और इसमें क्या हुआ है कि अगर मैं ये बात करूं कि भारत में क्या हुआ कि जो शिक्षा का अधिकार है, अगर मैं सन 2002 की बात करूं, सन 2002 में जो 86वां जो संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि 14 मतलब 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो राज्य प्रदान करेगा। राज्य का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट प्रदान करेगी। तो इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें भी इसमें बाद में सरकार ने इसमें शामिल की हैं। जैसे आपने मिड डे मील भी शामिल की होगी कि बाद में उनको खाना भी मिलना रहे। उसमें क्या होता है कि उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है कि 86 मैंने अभी बोला कि संशोधन किया गया था 2002 में, जिसके द्वारा यह घोषित किया गया था कि जो अगर कोई बच्चा है वो 5 से 14 साल तक अगर कोई बच्चा है तो वह गवर्नमेंट उसको ये कहेगी कि कम से कम आप शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी। तो ये जो अधिकार है आर्टिकल अगर मैं 21 के ए में इसको जोड़ा गया है, जो कानूनी शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बाद ये बोला जाता है कि जो अनुच्छेद 22 ये कहता है कि क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने अगर अपराध कर लिया, मैंने आर्टिकल 20 में अपराध के बारे में बोला था, किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया तो उसमें क्या क्या बोला गया था कि मतलब एक अगर उस टाइम पे कानून है पहली बात। इसके बाद ये बोला जाता है कि अगर अपराध कर लिया तो अब उसकी गिरफ्तारी होगी। तो अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह कारण जान सकता है कि उसको क्यों अपराध मतलब क्यों गिरफ्तार उसको किया गया है। तो पहली बात तो है कारण जानने का अधिकार। दूसरा ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो ये बोला जाता है कि 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं दूर है, मजिस्ट्रेट कहीं दूर है, तो जो आने और ले जाने का जो समय है, मजिस्ट्रेट तक जाने का समय है, वो नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से उसमें ये बोला जाता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा। और इसमें ये भी बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर आपने मतलब गिरफ्तार किया है तो वह मनपसंद कानूनी सलाहकार मतलब खुद का वकील उसको अपने मतलब कर सकता है, या फिर अगर वह कोई जैसे कोई मान लो अकेला हुआ, उसका कोई है नहीं, तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि उसके वकील उपलब्ध ना हो। तो इसके बाद हमने ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है कि वो अपने लिए कम से कम जो क्या होता है सुरक्षा के लिए या फिर उसकी जो पैरवी करने के लिए एक वकील उसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, सरकारी वकील, कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। तो आर्टिकल 22 ये कहता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो क्या होता है कि जो हमारे राइट्स में जो तीसरा जो हमारा राइट्स है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। तो आर्टिकल 23 के बारे में हम ये बोलते हैं कि इसमें मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब ये होता है कि अगर कोई कहीं पे भी जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्तियों की अगर खरीद फरोख्त होने लगे, कि व्यक्तियों को, मनुष्यों को बेचा जाने लगे, उनको अंगों को बेचा जाना लगे, तो इस तरीके से गवर्नमेंट का ये काम होगा कि इस तरीके की जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हों उन पर प्रतिषेध करे। तो इसमें बोला जाता है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार जो बलात्श्रम होते हैं, छोटों बच्चों के साथ जो काम करवाते जाते हैं, तो उनकी जो प्रतिसिद्धि है उसके खिलाफ जो सरकार है उसके लिए कानून बनाएगी। अगर कोई भी इसके खिलाफ अपराधी अगर माना जाता है तो उसको क्या है, दंडनीय अपराध इसको घोषित किया जाएगा। इसमें जो सजाएं होती हैं बहुत जो खतरनाक, बहुत बहुत कड़ी सजाएं इसमें दी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता हुआ पाया जाता है कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि होटलों में छोटे छोटे बच्चों को काम में रखा जाता है, लेकिन अगर कभी भी वो अगर पकड़े जाते हैं तो ये समझ लो बाद में उनका होटल ही बंद हो जाता है।
तो इस तरीके से जो क्या होता है कि हमारे देश में जो बच्चे हैं या फिर मानव दुर्व्यापार है कि किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त ना हो। यहाँ तक कि ये भी होता है कि हमारे देश में दास प्रथा का भी अंत किया गया है कि आप दास प्रथा के खिलाफ भी बहुत सारे कानून हमारे यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति को निःशुल्क अपने यहाँ पे काम पे नहीं रख सकते कि उसको आपने कारखाने में बंद करके रखा हो। और इसमें ये भी बोला जाता है कि जहाँ पे आप काम में रखते हो वहाँ पे ऐसी सुविधाएं आपको होनी चाहिए कि कम से कम काम करने लायक सुविधाएं हो। बहुत गलत जगह, ऐसी जगह ना हो कि कीचड़ में कोई घुस के कोई वहाँ पे या फिर कैद करके, जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि बच्चों को कैद करके रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों में प्रतिबंध लगाती है जो हमारा संविधान है। इसके बाद हमने ये देखा है कि जो आर्टिकल 24 ये कहता है कि अगर 14 वर्ष से कम कोई बच्चा है तो किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। क्या होता है कि कई बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग, ये होता है कि जो बच्चे होते हैं बच्चों से काम करवाते हैं क्योंकि उनको जो वेतन के नाम पे कुछ नहीं देना पड़ता है, उनको खाने को भी ठीक से नहीं दिया जाता है। तो इसमें ये गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये सभी का दायित्व होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज कम से कम 14 साल से नीचे है, उनको कम से कम जो संकटपूर्ण जगह है, परिसंकट है, जहाँ बहुत खतरा है, तो उनको कारखाने की ऐसी जगह में उनको नियोजित नहीं किया जा सकता। उनको ऐसी जगह पे काम करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जहाँ पे काम करने की, पहली बात तो काम करने के लिए आप उनको नियुक्त ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर अगर आपने किसी वजह से नियुक्त किया है तो आप उनको ऐसी मतलब परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाओगे जहाँ वो ठीक से काम कर पाएँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई भी समूह ऐसी अगर व्यक्तियों को पाता है कि जहाँ पे छोटे बच्चे काम कर रहे हों, तो सीधे उनको जेल की सज़ा होती है। और इसमें ऐसी वारंट करते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ करते हैं, जिससे बहुत इनकी कड़ी इसमें कार्रवाई होती है। तो इस तरीके से जो हमारे देश के जो बच्चे हैं, क्योंकि आर्टिकल 23 में आर्टिकल हमने 21 में हमने देखा था कि आर्टिकल 21 के ए में हमने देखा था कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाएगी। और इसमें ये देखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कारखानों में या इस तरीके से काम करवाता है तो उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 और 24 को डिफाइन किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।